तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, सलीम सर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जड़ रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जड़ रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और ये लीडरशिप के ताल्लुक़ से सबसे अहम उन्वान ये है कि करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, करे सवार जो ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल ही चले तो वो आका तलाश कर। इंशाअल्लाह इस लीडरशिप प्रोग्राम में हम उसी आका की तलाश में हैं। महाराष्ट्र के बड़े दूर दराज इलाक़ों से बहुत ही मेहनत और मशक्क़तों के साथ आए इस सर्दी के मौसम में हमारी आवाज़ पर लब्बैक कह के आने वाले तमाम शुरका का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि प्रोग्राम में देरी हुई इसकी माफ़ी चाहते हैं, लोगों को आने में थोड़ी सी देर हुई, थोड़ा कम करो, थोड़ा सा कम करो। और अब हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज का सफ़र ये है कि यहाँ पर सब लोग जो मदऊ किए गए, बुलाए गए हैं, वो सब समाज के क्रीम लोग हैं। यहाँ पर आने वाला ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, सारे के सारे क्रीम लोग हैं। इसका मतलब है सारे गुड लोग हैं, गुड लोग हैं। अब गुड लोगों को क्या करना है, ये सफ़र गुड लोगों को ग्रेट बनाने की जर्नी है। और हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि 2 दिन का ये सफ़र आपके ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त चेंज लाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए कई महीनों से कोशिशें जारी थी, काविशें जारी थी। अल्लाह ताला का एहसान है कि आज उसने इस कोशिशों को रंग लाया। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। दुनिया एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है। चेंज या आगे की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं आप दुनिया भर में। तो ये क्या बात के सिग्नल्स है? ये इस बात के सिग्नल्स है कि दुनिया की लीडरशिप कहीं चेंज तो नहीं हो रही है। दुनिया की लीडरशिप बहुत मायने रखती है हमारे पास। वो इस तरह से मायने रखती है कि जो कुछ भी स्टेट के हालात होते हैं या जो लोकल के हालात होते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत डिसाइड होते हैं। इसलिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। तो आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत घमासान चली और जो वर्ल्ड के सुपर पावर होते हैं वो वक्त का ट्रेंड डिसाइड करते, वक्त की फैशन डिसाइड करते, वक्त की डायरेक्शन डिसाइड करते। और जब तक हम वो डायरेक्शन को नहीं मालूम करेंगे हम अपनी डायरेक्शन कैसे अमेंड करेंगे। तो बात ये है कि पिछले 2000 साल की अगर हम तारीख़ ले तो हमने देखा कि रोमन एम्पायर के बाद ये हुकूमत मुसलमानों के पास आई, फिर मुसलमानों से मुंतक़ल होकर ये अंग्रेज़ों के पास आई और फिर हाल के दौर में मतलब आखिरी बार जो हमको पता है वो अमेरिका के पास आई, यूएस के पास आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हुकूमतों का ट्रांसफ़र किस रूल के तहत अल्लाह ताला करता है ना, कि इसके पास से आई उसके पास चले गई उसके पास ठहरी, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये इस रूल के तहत होता है कि जब तक जो कौम इंसानियत का फ़ायदा पहुंचाती है, उसको नफ़ा पहुंचाती है, अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक लीडरशिप पे कायम रखता है। बात हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। जो कौम जब तक इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएंगी तब तक वो इंसान के लीडरशिप करेंगे। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की उसका मतलब ये है कि वामा मा यनफ़उन्नास, कि जो चीज़ इंसानियत के फ़ायदे की होंगी उसी के लिए कामयाबी होंगी, उसी के लिए अस्तित्व होगा, उसी का वजूद होगा। तो ये इस रूल के तहत हुआ। और हुकूमत किस रूल के तहत जाती है? हुकूमत लीडरशिप इस रूल के तहत जाती है कि जब वो कौम फ़ायदेमंद नहीं रह जाती और फिर वो नुकसानदेह साबित होती है दुनिया को, फिर अल्लाह ताला उसको हटा देता है। पिछले चंद दिनों का, कुछ चंद महीनों का आप अगर जायज़ा ले तो आप देखेंगे कि जो सुपर पावर है, सुपर पावर कहते किसको है?
नाकाबिल शिकस्त, अजिंक, इनविंसिबल, जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसको सुपर पावर कहते हैं। लेकिन क्या अब ये आज का सुपर पावर रहा? इसकी सबसे पहली डिफीट अफगानिस्तान में हुई, उसके बाद यूक्रेन में भी ये बड़े परेशान नज़र आते हैं, और अब इन्हें, और तीसरी चीज़ अब इसराइल में देखिए आप, एक ऐसी फौज जो ऑर्गेनाइज फौज भी नहीं है, उसके सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं जीत सका। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि ये हार, अगर हम हारे तो ये हमारी नहीं होंगी हार, ये अमेरिका की हार होंगी। मतलब अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके सो गए। तो ये जो अमेरिका था पिछले कई सालों से दुनिया में बड़ा उधम मचा रहा था, इसने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान बर्बाद करके रख दिए, उजाड़ के रख दिए सत्ता के मस्ती में। तो अब जाने का वक्त आ चुका। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आपको दिख रहा है बहुत बड़ा विशाल अमेरिका, लेकिन आपको पता है क्या हाल है? हाल ये है कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज कर्जदार कंट्री है। उसके ऊपर $32 ट्रिलियन का कर्ज है, $32 ट्रिलियन। अब ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा आसान कर दूं हिसाब, क्योंकि इतने हिसाब तो अपने जहन के बाहर के हैं ना। तो भारत की पूरी इकोनॉमी 3.72 ट्रिलियन की है, पूरी इकोनॉमी इंडिया की। अब उस लिहाज से आप सोचिए कि उसके 10 टाइम्स ज़्यादा अमेरिकन कर्जों में है। तो जिस वक्त अमेरिका का सूरज वेस्ट में गुरूब हो रहा था, उस वक्त ईस्ट से एक नया सूरज तुलू हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है, बड़ा चेंज आ रहा है दुनिया में। आप इस पे ख्याल कीजिए। और ये चेंज सिर्फ ये नहीं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, बल्कि फिर एक बार वही होगा कि पूरे के पूरे ट्रेडिशन चेंज होंगे, पूरे के पूरे रवैये चेंज होंगे, डायरेक्शन चेंज होंगी, स्ट्रैटेजी चेंज होंगी वर्ल्ड की, और पॉलिसी चेंज होगी। और इसके तहत स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी अलाइन करेंगे, उनको करना होगा। जब मुसलमान हुकूमत में थे तो दुनिया की ज़ुबान कौन सी थी? साइंस कौन सी ज़ुबान में पढ़ाया जाता था? साइंस अरबी में पढ़ाया जाता था। दुनिया की ज़ुबान थी, इनके कपड़े, इनके तौर तरीके, ये फैशन था। उसके बाद जिधर जिधर ये हुकूमत गई, उधर उधर की फैशन हुई है ना। तो अब जो नई फैशन आएंगी वो इधर की आएंगी। तो जो दूर की नज़र रखते हैं वो अपने आप को नए जो वर्ल्ड ऑर्डर है उससे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रैटेजियन कहते हैं। ठीक, नंबर एक बात। अब हम ये नए चैलेंजेस क्या होंगे और किस तरह से नई लीडरशिप आएंगी, इस पे तो हम गौर करेंगे, क्योंकि ये लीडरशिप का प्रोग्राम एक मुकम्मल प्रोग्राम है। और हम समझते हैं कि ऐसा प्रोग्राम शायद ही इसके पहले आपने कभी सुना होगा। दूसरी चीज़, अब हम भारत को आते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका क्या मसला होता है? वो क्यों डेवलपिंग कहलाए जाते हैं और वो डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। अगर रिसोर्स की कमी किसके पास है तो जापान के पास है। जापान रात और दिन परेशान होता है उसके अर्थक्वेक्स की वजह से, जलजलों की वजह से। वो कब सेट हो सकता है, लेकिन वो आज दुनिया का डेवलप्ड कंट्री है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए रिसोर्सेस काफ़ी नहीं होते। अगर रिसोर्सेस ही काफ़ी होते तो सबसे ज़्यादा तो दुनिया में पावरफुल अरब कंट्रीज थे, उनके पास सारी दुनिया उनके पेट्रोल पे चलती, फिर वो क्यों नहीं हुए डेवलप कंट्री? तो दुनिया का मिजाज डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री या जो पीछे देश रह गए वो रिसोर्स की वजह से नहीं रहे। वो किस वजह से रहे? वो अपने नज़रिए की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से पीछे रह गए। और उसमें हमारा एक देश भी भारत है, ये भी क्यों पीछे रह गया? अब हम इसकी व्यवस्था अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि कितना हाल हमारे भारत का किस तरह से चल रहा है। भारत की बुनियादें जो आज़ादी की थी वो 3 बुनियादें थी। हमने, हमारे घटना क्या बताती है, हम 3 बुनियादों पर, स्वतंत्र, समता, बंधुता। अब जब हम किसी
कंट्री का जायज़ा लेंगे, उसके सक्सेस का जायज़ा लेंगे, तो हम ये पैरामीटर्स पे चेक करेंगे कि हम जो सोच के मुल्क को आज़ाद किया था वो वहाँ हम कहाँ ठहरे, उसकी स्थिति आज क्या है। मेरे पास जो फिगर्स है, मैंने वो आकार पटेल के मोदी 7 ईयर और अच्युत गोडबोले के अनर्थ किताब से लिया हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि आज़ादी के लिए हमने 150 साल का संघर्ष किया, तो आज भारत में आज़ादी के क्या हाल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत का 111वां नंबर आता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, कितने नंबर पे होना चाहिए, कितने नंबर पे होना चाहिए, 53। यहाँ पर सीनिकस संगठन ने कहा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है रिप्रेस क्लास में आती है, मतलब बहुत दबाई हुई। फ्रीडम ऑफ एडवांस मोरल रिलीजियस फ्रीडम में भारत का क्या हिस्सा है, हम कहाँ खड़े हैं, हम 70वें नंबर पर हैं। हाल तो ये है कि यहाँ पर इंसानों को पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ऐसा दुनिया के किसी एरिया में शायद ही आपने सुना होगा, ऐसा भी होता है कि इंसानों को पकड़ के ठेस कर मार दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसके बारे में तो मैंने किसी रिकॉर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को अगर लिख दो अखबार तुम्हारा है। तो क्या देखे अखबारों में और क्या देखे टीवी चैनल्स पर। यहाँ पर देश के बड़े बड़े मुद्दों की बात नहीं होती। हमारे पंतप्रधान आम चूस के खाते हैं या काट के खाते, इस पे बात होती है। न्याय, जस्टिस ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। जस्टिस का क्या हाल है। हमारे गृह मंत्री कल ही कह रहे थे कि भारत के कोर्ट्स में अभी 44 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अब कब लगना, एक कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15 जजेस होते हैं। जस्टिस राव ने कहा था, ये जो फिगर्स है ये मौलाना ये कोविड के पहले की, अब तो शायद बहुत बढ़ गई होंगी। उन्होंने कहा था कि भारत के कोर्ट आज अगर मुकदमे लेने बंद कर दे तो जो कोर्ट में मुकदमात है उसको सॉल्व करने कम से कम 350 साल लगेंगे। और बहुत आम कहावत है, हमारे जज साहब भी बैठे हैं यहाँ, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देर करना ये इंसाफ को डिनाई करने जैसा है। तो हम किस स्थिति में हैं आज, हम इंसाफ के डिनायल की स्थिति में। ये इन कानून नहीं नाफिज होने की वजह से क्या हुआ, आप जाइए गूगल पे जाइए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए। ये उन रिकॉर्ड की बात है जो रजिस्टर्ड हुए। और आपको पता है कानून गुना रजिस्टर्ड होने में कितनी तकलीफ होती है, जल्दी एफआईआर नहीं होती। रॉटर्स फाउंडेशन कहता है कि इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री। सोमालिया और अफगानिस्तान के बाद भारत का नंबर आता है। पार्लियामेंट में 548 में से 233 गुनहगार बैठे हैं, ऑथोराइज गुनहगार, किसके ऊपर 307, 302 और क्या नहीं। आधे आदमी अगर वहाँ पर क्रिमिनल बैठे होंगे, हाउस जहाँ पर पार्लियामेंट बनता है, कानून बनते हैं और देश की राह तय होती है, अगर वहीं पर क्रिमिनल इतनी बड़ी तादाद में हो, उस मुल्क में इंसाफ हो कैसे सकता है। इक्वेलिटी का क्या हाल है। हमने समानता के ऊपर देश कायम किया। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने समानता का बहुत बड़े यहाँ प्रचार हुआ। कई संत महात्मा आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समानता का प्रचार किया। आज उस समानता की हमने पूरी के पूरी लगा दी। साउथ एशिया का भारत सबसे टॉप अनइक्वेलिटी का देश है। अब आते हैं, चलो ठीक है भाई, ये सब बर्दाश्त, लेकिन डेवलपमेंट में किधर है हम। आप बोले चलो ये भी माफ़, देर हो रही है इंसाफ में, वो भी माफ़ और सब माफ़, चलो कम से कम विकास तो हो।
तो विकास में कहाँ खड़े, ये मैंने अपने घर से नहीं लाया, ये जो मैं आंकड़ेवारी लाया हूँ मैं और ऑथेंटिक लाया, आप भी चेक कर सकते हैं। तो यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कहा गया कि भारत डेवलपमेंट में 131वें नंबर पर आता है, 131। यहाँ पे 15 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे रहते हैं, 15 लाख बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से मरते हैं। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, सबसे पोल्यूटेड देश। बल्कि जो दुनिया के सबसे पोल्यूटेड 100 सिटी है उसमें ज़्यादा तो हमारा हिस्सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्थ में हमारा नंबर दुनिया में 172वां आता है। बेरोजगारी सही 67 करोड़ लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है और दिन ब दिन अब बढ़ते जा रहा है। हंगर इंडेक्स 101 पर पहुंच चुका है। और ये जो मैं जितने आपको स्टैटिक्स दे रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आज हुआ, बल्कि तेज़ी से सारे स्टैटिक्स गिरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कंटिन्यूस गिरते जा रहे हैं। ये हंगर इंडेक्स में हम कभी 70वें नंबर पे थे, आज 101वें नंबर पे आए। और आखिर में बात ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स, चलो ये सब होकर भी हम खुश हो सकते थे, है ना। हमारे बाजू का तिब्बत बहुत खुशहाल देश है, तो हम खुशहाली में कौन से नंबर पे पहुंचे? 131। और इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले ये हुआ कि लोगों ने जिंदगी से रहने दो, बंदी रहने दो। लोगों ने जिंदगी से तंग आकर 1-2 लाख से ज्यादा लोग भारत में हर साल आत्महत्या करते हैं। इस बदतरीन हालत में बजाय इसके कि हमारे सरबराह, हमारे कर्णधार, हमारे सो कॉल्ड लीडर इसमें से एक भी समस्या का हल करते, उन्होंने इसको सब बाजू रखा और अपने तौर पर नए समस्याएं डेवलप करना शुरू कर दी। जब कुछ न बन सका तो तमाशा बना दिया। आप देख रहे हैं, आप 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो गेहूं क्यों देते हैं आप? इज इट द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री रेशनिंग? है नहीं। स्टेट की ड्यूटी ये नहीं कि तुम लोगों को खैरात बांटकर भिखारी बना दो। स्टेट की ड्यूटी ये है कि वो रिसोर्सेस पैदा करे और लोगों को काम दे, भिखारी ना बनाए। आपने कहा कि वो राजस्थान में हम 450 रुपये से देंगे गैस, तो ये घाटा कौन देगा? ये 80 करोड़ लोगों का पैसा कौन देगा? आपने तो ऐसा लगाया जैसे अपने अब्बा का घर का माल है, आप तो बांटते ही चले जा रहे हो। आपको कुछ अच्छा, ये एक नई टेक्निक निकल गई। इलेक्शन में रिश्वत देते थे घर के पैसों की, अभी उन्होंने सरकार के पैसों की, मतलब हमारे पैसों की रिश्वत देना चला। और अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री और वो हेल्थ कार्ड फ्री। अब एक दूसरे पार्टी का आदमी, वो भी वैसे, सारे के सारे वैसे। उसने कहा कि हमारा जो मुख्यमंत्री था गहलोत, उसने कहा 5 लाख रुपए हम देंगे हेल्थ इंश्योरेंस को। तो हमने कहा अरे 5 लाख बहुत कम होते, 50 लाख देंगे। वाई? क्यों 50 लाख देते हो आप हेल्थ की सुविधाएं क्यों नहीं देते देश को? आप ये बात की कोशिश क्यों नहीं करते कि लोग बीमार ही ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी की वजह क्या है? पोल्यूशन है। बीमारी की वजह क्या है? साफ पानी नहीं है। बीमारी की वजह, आप इसको दुरुस्त करो ना। जिस वक्त आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का 20,000 करोड़ कितने का पुतला बना रहे थे साहब, हम उनका हम बड़ा आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके विचार पूरे भारत में पहले। लेकिन उस वक्त चीन अपने कंट्री में एयर प्यूरिफायर लगा रहा था और पूरे सिटी पोल्यूशन मुक्त कर रहा था। क्या हमको ये समझ नहीं आई? और आपने बेच के सारे देश को बेच डाला। आज क्या हाल है भारत का? आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग। हाल तो ये है कि भारत पर आज 200 लाख करोड़ का कर्ज, 200 लाख।
IMF कहता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि अगर आप इसको जल्दी दुरुस्त नहीं करते तो बहुत जल्द ये आपके GDP के इक्वल हो जाएगा, और GDP के इक्वल होने का मतलब है कंट्री डिफॉल्ट में आ जाना। कहीं हमको खबर है इसकी? विकास का एक ऐसा धुआंधार मॉडल बताया जा रहा है कि हम उसको देख के हैरान रहते। 200 लाख का कर्जा का मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि आपने कोई कर्ज नहीं लिया, मैं कर्ज से मुक्त जा रहा हूं? नहीं जाएंगे आप कर्ज से मुक्त। आपके अकेले के ऊपर डॉन साहब 1,44,000 रुपये का लोन है, और आपके घर में 10 मेंबर होंगे तो आप 14 लाख के मेंबर हो गए। और उस वक्त हुआ ये जबकि हमको पूछा भी नहीं, हमको बगैर पूछे हमारे नाम पे लोन लिया तो लिया, क्या हुआ? उसमें से कितना काम पर लग गया? तो ये विकास का जो आप छलावा देख रहे हैं ना, ये विकास कुछ नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसा? वो ऐसा कि मुझे आपको ये मालूम हो कि अरशद साहब का बड़ा महल है, उसमें 10-5 गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज है, बहुत बड़े आलीशान रहते हैं, और फिर आपको ये मालूम हो कि वो तो सारा कर्ज बाजारी है, सारा लोन पे लाए, चमचे भी लोन के लाए हुए घर में, तो आप पे क्या असर पड़ेगा? ये सारा प्रभाव आपको जो नज़र आ रहा है ना, वो इसी तरह का है। सारा माल उधारी का है, अंदर कुछ भी नहीं। अगर आपको देना है तो कमाओ और दो ना। लोगों को 5 किलो नहीं, 80 करोड़ नहीं, पूरे लोगों को दे दो। जब तुम्हारे पास होगा तो दो। आप उधार ला के दे रहे हो, कंट्री को गिरवी रख के दे रहे हो, वो कौन सी अकल की बात है? तो मसला ये हुआ, बड़ा मुश्किल हमारे साथ ये हुई कि अब ये पॉलिटिक्स हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। और आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि ये सरकार जाने के बाद वो सरकार आएंगी, वो मेंबर जाने के बाद वो मेंबर आएगा और आपका कुछ भला करेगा, तो आज और इसी वक्त ये खामो ख्याली से आप पाक हो जाइए। वो इसलिए कि कोई आमदार 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके अगर आमदार बनता है तो क्या वो आपकी सेवा के लिए बनता है? कोई खासदार 100 करोड़ रुपये लगाता है तो क्या आपके सेवा के वास्ते लगा रहा है? वो घर बार बेच के आपके वास्ते कर रहा है काम? पॉलिटिक्स इज नॉट द सॉल्यूशन। नाउ पॉलिटिक्स इटसेल्फ बिकम प्रॉब्लम फॉर अस। अब मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विंस्टन चर्चिल साहब ने भारत के आज़ादी का बहुत जम के विरोध किया। 1943 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर विंस्टन चर्चिल साहब ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि इफ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया, पावर विल गो टू द रास्कल्स, रोगस, फ्रीबूटस। अगर भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो भारत बहुत ही नीच, दुष्ट लुटेरों के हाथ में जाएगा। ऑल इंडियन लीडर्स विल बी ऑफ लो कैलिबर एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ। भारत के आने वाले लोग बहुत ही हल्के होंगे, नीच किस्म के होंगे, और वो भूसा भरे हुए दिमाग के होंगे। दे विल हैव स्वीट टंग एंड सिली हार्ट्स। उनकी ज़ुबानें बहुत मीठी होंगी लेकिन दिल बेवकूफ़ी से भरे हुए होंगे। They will fight among themselves for the power and India will be lost in the political squabble. वो आपसी झगड़ों में इस तरह मसरूफ होंगे कि वो इंडिया का पूरा 12 बजा के रखते हैं। A day will come when even air and water would be taxed in India. एक वक्त बहुत जल्दी आएगा जब यहाँ की पानी और यहाँ की हवा पे टैक्स लगेगा। बहुत जल्द वो वक्त है जब यहाँ की हवा पे भी टैक्स लगने जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि 75 साल बाद आपने विंस्टन चर्चिल को सही कर दिया। अफसोस कि आपने विंस्टन चर्चिल को वैसा ही सही कर दिया जैसे उसने कहा। हम कंडेम करते हैं विंस्टन चर्चिल को, और हम कंडेम करते हैं इस तरीके से क़यादत को। अब आप कहेंगे तो बहुत बोल डाले, है ना? अब ये तो बहुत हो गया। विंस्टन चर्चिल साहब आ गए। विंस्टन चर्चिल, क्या दूरदृष्टि, क्या विजन था, क्या एग्जैक्ट बात थी कि उसने जो कहा हमने उसको सही साबित कर दिया। इससे ज़्यादा बदकिस्मती और अफसोस हमारे लिए क्या हो सकता है
कि एक दुश्मन के बोल जो प्लान किया था हमारे रास्ते, हम उस पर रूबरू हर्फ बर हर्फ उतरे। अब हम देखते हैं तो फिर लीडरशिप का मतलब क्या है। अब शुरू तो यहाँ से हो ना कि जब ये लीडर नहीं, इन्होंने तो पूरा काम कर दिया, जो कहा था वैसा ही हुआ, जिसका विरोध किया जा रहा था, जो नहीं होना चाहिए था। हमको बहुत बुरी लगती है विंस्टन चर्चिल की बात जो उसने हमारे बारे में कही थी। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग पर्पस टू कलेक्टिव एफर्ट्स, लीडरशिप का मतलब होता है कि कोई एक समूह को एक मकसद दे, उस मकसद के लिए उभारे और उस मकसद को कामयाब करके दिखाए। जो संगठन को मकसद दे, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे और उस संगठन को उस मकसद के लिए उभारे, प्रेरित करे और उसमें कामयाब करे। A set of behavior used to help people align their direction to execute the strategies, plans and continuously renew an organization। ये कुछ बहुत खास डेफिनेशन है, ज़्यादा हम लंबे उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे भारत के आर्किटेक्ट्स ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खर्च करके हमारे देश को आज़ादी मिलाई, क्या हमने उनके उस ख्वाब को पूरा किया? क्या ख्वाब देखा था उन्होंने? उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब देखा था। एक ऐसा देश होगा जहाँ पर सबके लिए समान संधि, समान अपॉर्चुनिटी, हर कोई खुशहाल होगा, चाहे अपने अपने लेवल पे हो। वहाँ पर फ्रीडम होगा, वहाँ पर समानता होंगी, वहाँ पर बंधुभाव होगा, सब तो होगा। आपने बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की घटना लिखते वक्त या पार्लियामेंट में जो कुछ डिस्कशंस हो रहे थे उस पर अगर गौर करें तो हम कहाँ पहुँचे साहब? आपको जानकर अफसोस होगा कि हम और बदतर स्थिति में पहुंचे और बदतर स्थिति में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? और 75 साल से ऐसा क्यों होता है? और हम क्यों कंटिन्यूअसली अपने लीडरशिप के, अपने नजरिए के साथ पीछे चल रहे हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसको ज़रा थोड़ा दिल थाम के सुनिए, बुरा भी बहुत लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कंट्री जो डेवलप और अनडेवलप कंट्री में सिर्फ फ़र्क एक होता है नज़रिए का, सोच का, एटीट्यूड का। तो हम अपने एटीट्यूड में पीछे क्यों रह गए? तो हम एटीट्यूड में इसलिए पीछे रह गए कि इसकी एक तारीख है और बहुत ज़बरदस्त तारीख है। 1835 में एक आदमी भारत भेजा गया, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इसको भूलना नहीं, इसको ज़रा भी नहीं भूलना। जब भारत में उनके काम बहुत बढ़ गए तो उनको भारत के लोगों की ज़रूरत पड़ी। उतने तो उनके पास थे नहीं कैडर, तो उनको भारत के लोग चाहिए थे। लेकिन मसला यह था कि भारत के लोगों ने को ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे जो उनके कारकुन बने बस। तो लॉर्ड मैकेले को इस काम के, इस मिशन के तहत भेजा गया भारत में कि तुम लोगों को लिखना पढ़ना तो सिखाओ, लेकिन अकल नहीं आनी चाहिए। क्या कमाल है, लिखना पढ़ना तो सिखाओ और अकल नहीं आनी चाहिए? हो कैसे सकता है? व्हाट डज मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है टू डेवलप, टू चेंज। आगे बढ़ने का नाम है एजुकेशन, सोचने का नाम है, हर स्थिति से आगे और उसके आगे जाने का नाम है। और एजुकेशन की हाइट क्या होती है? किसी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ से चेक किया जाता है? बड़े बड़े बिल्डिंग से, टाई कोट में फिरने वाले बच्चों से, टाई टाई इंग्लिश बोलने वाले बच्चों से नहीं। किसी मुल्क का एजुकेशन का म्यार उसके रिसर्च से तय होता है कि यहाँ रिसर्चेस कितने हो रहे हैं, और जो मुल्क में रिसर्चेस होते हैं वो दुनिया को टॉप करता है। हम रिसर्च में कहाँ खड़े? तो लॉर्ड मैकेले आया। लॉर्ड मैकेले को ये जिम्मेदारी दी गई। बहुत होशियार आदमी था, मैं तो तारीफ करूँगा। मैंने तो उस जैसा आदमी 300 साल की तारीख में नहीं देखा मेरी मालूमात के हिसाब से। उसने भारत के लिए ये एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन की और रानी एलिज़ाबेथ को ख़त लिखा। सर, उसने ख़त लिखा कि ए रानी एलिज़ाबेथ, मैंने तुम्हारा दिया हुआ मिशन
हूबहू हुरूफ बहुरूफ पूरा कर दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आज के बाद भारत की सरजमीन पर कभी इनकलाब नहीं आएगा। मैंने एजुकेशन सिस्टम, कोई भी नज़रिए की जान एजुकेशन सिस्टम होती है। किसी कौम को अगर उसके नज़रिए से हटाना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को फेल कर दो। उसके ये बड़े बड़े लोग कुछ काम के नहीं होंगे, वो बिल्कुल बेमतलब होंगे। तो उसने कहा मैंने ऐसा कर दिया। आप बोलेंगे फिर 1947 वाला क्या मामला है, फिर हम आज़ाद कैसे हुए? आप एक बात पे गौर करें कि जो 1947 के कारवात थे वो भारत के एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए नहीं थे। बैरिस्टर गांधी बाहर से आए थे, बैरिस्टर अंबेडकर बाहर से आए। जितने भी नाम आप लेंगे तो वो विलायत में पढ़ के आए थे, इसलिए बुद्धि खुली। ये कौन से सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पढ़े थे वो? आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं ना? अब हुआ ये कि ये तो नहीं हुआ कुछ। मैंने किसी को कहते हुए कहा अभी, तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि इनके एजुकेशन सिस्टम से जान निकाल दो। ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो सोचने की सलाहियत है ना, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एजुकेशन सोचने के बाद सोच के अपन उस पे अमल करना, तो इसने ट्रांसफॉर्म ही शॉर्ट कर दिया। आप कोई सलाहियत ही नहीं बची, पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन मालूम नहीं। तो लॉर्ड मैकेले ने हमारा फ्यूज उड़ा दिया। बुरा मत लगने दीजिए आप, हमारा फ्यूज उड़ा दिया, हमारे सिस्टम से ट्रांसफार्मर निकाल दिया। आप जितने भी नजर आ रहे हैं ना, ये बगैर फ्यूज के और बगैर ट्रांसफार्मर के। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूं कि ये सिर्फ लिटरेट लोग हैं, साक्षर लोग हैं, और अभी तक ये एजुकेटेड तो बहुत दूर की बात है, और कल्चर तो बहुत जमाना आगे की बात है। बाद में ये हुआ सर कि जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर हमारे भारत के कर्णधारों को भी लगा यार ये तो बहुत अच्छा बात है, ये जो चला आ रहा है गधे बनाने का सिस्टम, इसी को कैरी करो। इनको अकल आ गई तो ये हमको बैठने नहीं देंगे जगह पर। और फिर उन्होंने भी इसी सिस्टम को तस्लीम करते हुए चलाया, और आज तक भारत लॉर्ड मैकेले से आज़ाद नहीं हुआ। मैं सही कह रहा हूँ? और जब तक हम लॉर्ड मैकेले के सिस्टम से आज़ाद नहीं होंगे, हम सही मानों में आज़ाद हो ही नहीं सकते। ठीक है? तो अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लॉर्ड मैकेले की वो एजुकेशन सिस्टम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का घटना समिति का था, डॉक्टर बाटू यूनिवर्सिटी की घटना लिखने का भी मैं एक सदस्य था, अल्लाह ने वो मुझे मौका दिया। एकेडमिक काउंसिल का भी मेंबर था, तो एक एमआरच के सिलेबस हमारे सामने लाया गया। एकेडमिक काउंसिल में फाइनल होता, बहुत दिन लगते हो सिलेबस फाइनल होने। तो हमारे सामने लाया गया, चाय बिस्किट वो तो सब मालूम है, तो वो अपना कर रहे, तो लोग ऐसे सैंक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सिलेबस था। मैंने पूछा, अब मैंने कहा ये आपने किस रेफरेंस में बनाया है? तो वो जो मैडम्स थे जिन्होंने साल भर काम किया, उन्होंने कहा हमने ये इस सिस्टम से बनाया है कि हमने बम्बई, पूना और नागपुर का सिलेबस। पाट्या पे पाट्या कब तक डालेंगे? मैंने कहा पाट्या पे पाट्या कब तक डालेंगे? आपने 10 साल पहले के उनके सिलेबस से लिया, उन्होंने 10 साल पहले किससे लिया होगा, तो हम कौन से ज़माने में बच्चों को तैयार करेंगे? क्या हम अपने बच्चों को महाराष्ट्र लिमिटेड बनाना चाहते, क्या इंटरनेशनल बनाना चाहते? तो उनको गड़बड़ा गए वो लोग। और फिर मैंने कहा कि इसमें इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ये चीज़ों की कमी है। उनको बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने सीधा उठा के वाइस चांसलर को फ़ोन लगा दिया, सर ये अरशद सर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा वो सही कह रहे हैं, और वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे सिलेबस फाइनल नहीं होगा। आप आज जाकर महाराष्ट्र में किसी से पूछिए कि वो कंस्ट्रक्शन का सिलेबस आज महाराष्ट्र का नहीं, इंडिया का सबसे बेहतरीन सिलेबस बना। मैं ये कह रहा हूं कि कब तक पाट्या पे पाट्या, वो उसका देखकर, अरे कोई नई चीज़, नई सोच आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो ये लॉर्ड मैकेले का सिलेबस हमारे सामने बड़ी तकलीफ दे रहा है। अब हम आते हैं इस मुद्दे की बात की तरफ। ये तो हो गए मसले, बहुत गिना दिए।
मसले की बात यह है कि जॉन सी मैक्सवेल ने कहा, जो आज अमेरिका का बहुत बड़ा लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, उनके 2000 इदारे चलते हैं जिनके ऊपर ही ये अपना सेमिनार रखा गया, उनके बुक्स को हमने रेफ़र करके ये रखा गया कि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि एवरीथिंग राइज एंड फॉल विद लीडरशिप। दुनिया की हर चीज़ लीडरशिप के ज़रिए उठती है और गिरती है। कौमों का उरूज और जवाल उसके लीडरशिप से होता है। अल्लाह ताला जब किसी कौम को नवाजना चाहता है, किस कौम को बुलंदी देना चाहता है, तो कौम नहीं बदलती पूरी, वो स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। अल्लाह ताला उस कौम में एक कायद पैदा करता है, एक वन मैन, वो पूरे कौम को बदल के रख देता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए और उसी खंगर ज़मीन से, उसी काले पत्थरों से आपने दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब कायम किया। वही अबू बकर थे, वही उमर थे जो बकरियां चराते थे, उनके ज़रिए से आपने इनकलाब पैदा कर। आपने नेल्सन मंडेला को देखा, आपने महात्मा गांधी को देखना, आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखा। एक आदमी आया और उसने अपने कौम को कहाँ लेके चला गया ना। तो अल्लाह ताला जब किसी कौम को बदलना चाहते हैं तो उस कौम में सिर्फ एक कायद पैदा करते हैं। और जब किसी कौम को पे अजाब आता है तो वो ज़लज़ले की सूरत में होता है, भूकंप की सूरत में होता है, सैलाब आते हैं। लेकिन अजाब का एक प्रकार ये भी है कि अल्लाह उस कौम से, उस कौम के नाफरमानी की वजह से उस कौम से क़यादत छीन ले। और जब अल्लाह ताला उस कौम की क़यादत छीन लेता है तो उससे बदतर कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं होती, एक गुलाम कौम बन के रह जाती है। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। जो कौम होती नहीं हक बात पर यकजा, उस कौम के कायद ही फ़कत उसकी सज़ा है। और फिर उसी कायद से अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है। इस बात को इस्लाम ने इतनी गैर मामूली अहमियत दी। इस्लाम तो दीन फितरत है, प्रकृति का दीन है। अगर जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि एवरीथिंग राइज एंड फेल विद द लीडरशिप, तो इसका सबूत कुरान क्या देता है कि ये तो इस्लाम तो लीडरशिप का मज़हब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ला इस्लाम इल्ला बिल जमात, इस्लाम संगठन के बगैर नहीं। ला जमात इल्ला बिल इमारा, और संगठन अमीर के बगैर नहीं। और ला इमारा इल्ला बिल इताअत, और इताअत के बगैर इमारत नहीं। मतलब अगर मैं मुख्तसर में एक ही सेंटेंस में मौलाना मुझे अगर बोलने की इजाज़त दे तो इस्लाम अमीर के बगैर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई दो शख्स हो और सफ़र की हालत में हो, हज़र में तो आपका अमीर है तय, सफ़र की हालत में हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अपना एक अमीर बनाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई अमीर नहीं होगा उसका अमीर शैतान होगा। हम किसकी क़यादत में चल रहे हैं? हम किसकी क़यादत में चल रहे हैं? और फिर ये सिर्फ बोल के नहीं रुक गया। इस्लाम सिर्फ प्रबोधन नहीं करता, इस्लाम उसकी पूरी सिस्टम डिराइव करता है। नमाज क्या है? नमाज लीडरशिप डेवलपमेंट का दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम। कैसे? नमाज में सब लोग एक जगह जमते हैं और वो अपने में से सबसे बेहतरीन आदमी को आगे करते हैं। पहले ट्रेनिंग क्या दी गई? चुनाव की। कैसा चुनाव होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, इमाम होगा। ज़माने से 1400 साल से लाखों करोड़ों अरबों नमाजें हुई। मौलाना इरशाद साहब मुझे बताए पूरे दुनिया में तारीख़ में कभी ऐसी नमाज हुई कि लोग तो सब जम गए लेकिन इमाम नहीं था, लोगों ने अपनी अपनी नमाज पढ़ के घर को चले गए। क्या वो नमाज हुई? नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया कि जमात में तुमको अमीर चाहिए, तो यह अमीर की पहली ट्रेनिंग थी। फिर दूसरी बात यह थी कि वो जो कहे आपको उसको मानना होगा, उसके आगे नहीं बढ़ोगे, गुनाह होगा। इमाम के पहले कोई हरकत करना गुनाह होगा, मतलब इताअत की ट्रेनिंग दी गई। फिर यह कहा गया कि अगर वो गलती करे, सुनना नहीं, तुम लुकमा दोगे, टोकोगे। अगर उसने लुकमा नहीं लिया तो उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी।
क्या क्या कहने। और ये अब लंबी बात है, मैं बहुत मुख्तसर में बात कर रहा हूँ। और अगर इमाम डिसेबल हो जाए, मर जाए, अपाहिज हो जाए, मिशन नहीं रुकेगा। उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आके खड़ा होगा और नमाज को मुकम्मल करेगा। एम आई राइट? गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुनिया भर में लीडरशिप ट्रेनिंग का ये अल्लाह ताला ने निज़ाम कायम कर दिया। और अफसोस ये है कि जिस कम्युनिटी के पास लीडरशिप का इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम पूरे दुनिया के पास नहीं, उसके पास दुनिया में एक भी लीडर नहीं, उसके पास किसी मोहल्ले में लीडर नहीं, उसके पास किसी शहर में लीडर नहीं, उसके पास किसी मुल्क में लीडर नहीं। आज हमसे कहते हैं लोग कि 18 करोड़ के तुम लोग हो और तुम्हारे पास एक। लोग हमको सिखाते हैं जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करते थे, आज वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। अफसोस। फिर लीडर के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, क्या आयत है कुरान की, अति अल्लाह व अति रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उन लोगों की जो तुम में अमीर बनाए गए। कहाँ मर्तबा अल्लाह, रसूल, अमीर, क्या बात है, कहाँ ला के खड़ा कर दिया। अति अल्लाह व अति रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। इसके बाद ये फिर कुरान फरमाता है, ऐसा नहीं हुआ, फिर कुरान फरमाता है कि लीडर कैसे होगा। अब आया होगा इतनी उसकी इताअत करो, उसको अल्लाह के पैगंबर के बराबर मर्तबा दे दो, फिर वो कैसा होगा। कुरान ये लीडरशिप की सबसे बेहतरीन किताब है। लीडरशिप किस तरह से डिज़ाइन की कुरान ने। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि जब बनी इसराइल में सामुएल नबी बूढ़े हो गए तो उनको बनी इसराइल ने कहा, हमको एक बादशाह बना दो, लीडर दो हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तालूत को मुसल्लत कर दिया। तालूत एक ऑर्डिनरी आदमी थे, चरवाहा थे। तो बनी इसराइल ने कहा, ये क्या, हमको तो ऐसा आदमी हो जो शान शौकत का हो, बादशाह के वाले सारी चीज़ें हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बेहतरीन लिखा कि हमने तालूत को इसलिए पैगंबर तुम्हारे ऊपर बादशाह मुसल्लत किया है कि उसमें 2 क्वालिटीज़ हैं, एक नॉलेज और दूसरा साख्त, बिल्ड। फिर इसी तरह कुरान ने अलग अलग जगह पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ बताई कि लीडर्स कैसा हो, लीडर्स के कैरेक्टर्स, लीडर के विजन, लीडर का करेज, लीडर का डिटर्मिनेशन, हर चीज़ बहुत वाज़ेह। बल्कि ये किताब ही उसकी है। और रसूल कौन है, पैगंबर कौन है, पैगंबर्स वेर लीडर्स। और क्या थे लीडर्स का मतलब मार्गदर्शक, रहनुमा, जो हम जिसको देखकर तकलीद कर सके, फॉलो कर सके। कौन है, पैगंबर है। क्या किया, हमारे सामने एक ऐसा अजीम पैगंबरों ने नमूना रख दिया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वक्त के बादशाह ने आग में डाल दिया। उन्होंने कोई माफ़ी का एप्लीकेशन नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो मिसाल सर, एप्लीकेशन दे के भागे नहीं थे। उन्होंने कहा आग में डाल दो, कुछ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा गया, माफ़ी नहीं मांगी। ये डिटर्मिनेशन है। ये सिखाया कुरान ने हमको कि किस तरह से होगा। हम बस ऐसे ही पढ़ लेते, ऐसे ही चले जाते हैं। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहने, अभी तो साहब बताएंगे आपको पूरा, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है इस बात से कि दुनिया का सबसे ग्रेट लीडर अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, महात्मा गांधी हो, ज्योतिबा फुले हो, या हमारे पूरे संत महात्मा हो भारत के, या कोई भी हो, सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर थे जिनकी हमको पैरवी करनी चाहिए। ठीक है, तो कुरान ने लीडरशिप के पूरी विस्तृत डेफिनेशन बना दी। लेकिन अब हम मुद्दे की बात करते हैं। हमने इसमें हेडिंग लिखी कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लीडर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते। और ये क्या नई बात है।
हमारे पास तो आयते आते हैं ना, बाप का बेटा, बेटे से पोतरा, उसके बाद 5-6 पीढ़ी, दूसरे को तो कोई स्पेसिस नहीं है, उन्हीं का घर का। असल में भारत आज़ाद कब कैसा हुआ मेरे समझ में नहीं आता। हम कैसे माने आज़ाद हुआ? पहले बादशाह थे, उनके राजकुमार थे, उनके वो नीचे के राजकुमार थे, अभी भी उसके नाम बदले, खासदार, आमदार, उनके भी बड़े बड़े साम्राज्य है, उनके बेटे बहुआ सारे तो उनके। कॉमन आदमी को जगह किधर है? क्योंकि उन्हीं के घर में रीडर पैदा होते हैं ना, सूर्यवंशी है। कुरान कहता है ऐसा नहीं, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। मैं आपके सामने कुरान की आयत रखूँगा। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा करने का फ़ैसला किया तो अल्लाह ताला ने क्या कहा फ़रिश्तों से? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुकुम फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। के वो याद करो वक्त जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में खलीफा बनाने जा रहा हूँ। अब खलीफा का क्या मतलब होता है? इंसान नहीं कहा, हाँ, इंसान नहीं कहा, खलीफा का मतलब क्या? गवर्नर, नायब। कौन? आप सब, हर आदमी दुनिया का, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी इंसान है, सब अल्लाह के खलीफा है। अब जब गवर्नर बोल के पैदा किया तो फिर गवर्नरी के वो सारे गुण डाले, सारी दुनिया उसके तसर्रुफ में दे दी, पूरे कंट्रोल में दे दी इंसान के, कोई भी चाहे हो। तो ये इंसान अल्लाह ताला के कौन? खलीफा, गवर्नर। अब जब गवर्नर बनाया तो गवर्नर के पूरे वो गुण तो देंगे ना, क्या ऐसे ही बना के छोड़ देगा? तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने लीडरशिप के पूरे गुण देकर भेजा। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो गुणों को परवान चढ़ाए, है ना। ये जो तालीम का जो सिलसिला है वो क्या करता है कि उसको उसके वो जो गुण हैं उसको सिर्फ हमको डेवलप करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो हमने क्या लिखा है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सही है ना। तो ये कुरान ने कहा कि इसमें लीडर्स तुम सब लोग हो, अब तुमको इसको सही तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा और करना। तो हम इस बात की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि फिर हम वो अपने उस गुणों को कैसे परवान चढ़ाएं। फिर ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने कि तुम सब राई है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तुम सब राई है, शेफर्ड्स है, तुम सब। मतलब क्या है? आप सब लोग अपने अपने स्फीयर में रिस्पॉन्सिबल हो। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई औरत है, कोई आदमी है, हर एक रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल से कोई बाहर है? कोई नहीं है। इसलिए हर एक को ज़रूरी है कि वो इस सलाहियत को सीखे और परवान चढ़ाए। तो ये खुदादाद सलाहियतों को ये परवान चढ़ाने का हमारे पास ये प्रोग्राम के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह ताला ने आपको, हमको, सबको, हर एक आदमी, मर्द और औरत, सबको, पूरे दुनिया को अल्लाह ताला ने जो गवर्नरी के मुकाम पर बिठाया, हम उसको किस तरह से परवान चढ़ाते और कामयाब करते। मैं अपने तकरीर के इस आखिरी हिस्से में, लेकिन अब रिज़ल्ट को बदलने के लिए क्या करना होगा? हम नहीं इत्तेफाक रखते, हम ये सिस्टम से इत्तेफाक नहीं रखते। इस सिस्टम ने हमारे देश को कबाड़ा कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारे देश उसी बुनियादों पर डेवलप हो। किस बुनियाद पर? जो बुनियादों पर हमारे कारवाहों ने, जिस बुनियाद पर हमारे मुल्क के आर्किटेक्ट ने इसको सोचा था, और जिस बुनियाद पर किसी इंसानी समाज को डेवलप होना चाहिए, है ना। कैसे डेवलप होना चाहिए? कि इंसानी समाज आज़ाद हो। अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद पैदा किया, सबके अंदर समानता हो, किसी पर जुल्म ना हो। ये तो जालिम लोग भी मानेंगे ना मेरी बात अगर मैं कहूँ कि किसी पे जुल्म ना हो तो, क्योंकि जब उन पे जुल्म होता है तो बड़े चीख उठते हो, है ना। अभी देख रहे हैं ना आप इसराइल में कैसे चीख रहे, लेकिन जुल्म करते वक्त नहीं चीखे। तो एक इंसान क्या चाहता है? एक इंसान चाहता है कि सब खुश हो, सब अच्छे रहे। और हम झगड़ा करने दुनिया में नहीं पैदा हुए। हम दुनिया को अल्लाह ताला ये हमसे उम्मीद करता है कि हम दुनिया को जन्नत का नमूना बनाएं। झगड़े करने के वास्ते पैदा हुए कि यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव समाज, एक रचनात्मक समाज हो, जहाँ सबको अपने हुकूक मिले, सब खुश रहें। इसलिए कि कोई समाज अगर सही तरीके से डेवलप नहीं होता ना, और समाज में कोई आदमी डेवलप होता है और कोई पीछे रह जाता है, तो वो पीछे रहने वाले का नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये एक विकृति डेवलप होती है कि जो आगे जाने वाला समाज, उसने भी सोचना चाहिए कि ये लोग बोझ बनते जा रहे हैं और ये अपने पैसों से ये डेवलप होंगे, बेहतर है कि सब कुछ साथ लेके चले। तो हम इस बात की इंशाअल्लाह
कोशिश करेंगे कि ये 4 दिन सबसे पहले तो ये होगा कि ये समाज को सुधारने के पहले या ये इतना बड़ा मिशन उठाने के पहले हम अपने आप को तो डेवलप करें, हम इस काबिल बने अपने आप कि हम अपने घर वालों के, अपने समाज के, अपने मुल्क के क्या फ़ायदे क्या आ सकते। तो इसको कहते हैं पर्सनल लीडरशिप, राइट। और जितने हम इफ़ेक्टिव होंगे, जितने हम हल्के होंगे और जितने हम कामयाब होंगे, उतना ही हम असरदार होंगे। और जब तक हम असरदार नहीं होंगे, कोई हम इन्फ्लुएंस कैसा कर सकेंगे। तो ये प्रोग्राम इस नोयत का रखा गया है कि हम इंशाअल्लाह अलग अलग प्रोग्रामों के ज़रिए, जिसमें से सबसे पहले आप मोइन डाउन साहब को सुनेंगे, पर्पज़ ऑफ लाइफ, उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट। ये सफ़र ऐसा ही 2 दिन का आपके साथ में सारे प्रोग्राम कॉपीज़ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बड़ा गैर मामूली कामयाब करे और आप हमारे साथ रहें। हमने ये प्रोग्राम बहुत सोच समझ के, बहुत कोशिशों के बाद डिज़ाइन किया है। आप सब लोग इसमें बड़े दूर दराज से तशरीफ़ लाएँ। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्रोग्राम को तो आप सुनेंगे, साथ ही साथ इतनी अच्छी रिसोर्ट को आप इंजॉय भी करेंगे। प्रोग्राम के वक्फे के साथ साथ वक्फे का भी है, ताकि आप घूमें फिरे और 2 दिन का ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से पिकनिक भी मनाएं। यहाँ पे जो हिदायतें हैं, जो कन्वीनर है वो आपको पूरी हिदायतें इंशाल्लाह दे देंगे। इस प्रोग्राम में बावजूद इसके कुछ अगर गलती रही होंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको माफ़ भी कर देंगे। तो आखिर में बात यह है कि मैंने शुरू कहाँ से किया था कि दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमसे क्या चाहता है। दुनिया एक ज़बरदस्त चैलेंज की तरफ जाएंगी, दिन ब दिन जीना बहुत दुश्वार होता चला जाएगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेंगी। इस हालात में सिर्फ वही लोग बाकी रहेंगे 3 बुनियादों पर, जो ऑनेस्ट होंगे। और ये क्या नई बात लगाए, अब भारत में ऑनेस्टी, हाँ भारत में ऑनेस्टी। चेतन भगत ने एक आर्टिकल लिखा था 4 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरे पास है सेव। उन्होंने कहा था कि ये जो भारत की लीडरशिप है अभी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और भारत बहुत जल्द एक बेहतरीन लीडरशिप देखेगा। उसकी बुनियादें ऑनेस्टी पे होंगी, कॉम्पिटेंसी पे होंगी और उसकी बुनियादें डेडिकेशन पे होंगी। जो लोग ईमानदार होंगे, और ईमानदार नहीं होंगे तो क्या होगा, देखिए आपने क्या रातों रात चले जाते हैं क्योंकि सबके फाइल्स रखे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे फाइल्स का गेम बहुत दिन चल सकता है और खो का गेम भी बहुत दिन चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि बुराई बहुत दिन नहीं चलती। अल्लाह ताला बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करता। वक़ाल अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हम चाहे इस चेतन भगत में विश्वास करो ना करो, लेकिन हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आने वाला दौर वो सिर्फ कॉम्पिटेंसी का दौर होगा, हाईली डिसिप्लिन्ड लोगों का दौर होगा, हाईली प्रोफेशनल लोगों का दौर होगा, और जिसको हमको अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा, ऑर्गेनाइज़ करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया की रफ्तार से हटा दिए जाएंगे। आइए इस गुड से ग्रेट की जर्नी और चेंज की जर्नी शुरू करते हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपने भी बहुत सुना होगा, लेकिन फिर एक बार, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होंगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होंगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा तो आगाज़ बदल डालो। बेचैन दिलों को जो तस्कीन न दे पाए, सुर ही न मिले जिससे वो साज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, चाहत है मंजिल की अगर तो परवाज़ बदल डालो, परवाज़ बदल डालो, परवाज़ बदल डालो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।